नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मसूरी से हरियाणा वापस जाते समय सहस्त्रधारा हेलीपैड पर रुके थे और जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और कई समसामयिक विषयों पर उनके साथ चर्चा भी की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चमोली दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से अनुरोध किए हैं कि वो राज्य तथा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। सतपाल महाराज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जिस तरह से वह दिन रात मां भारती की सेवा में लगे हुए हैं, हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। तो चार्ज करने आए हैं, आपका जो कार्यकर्ता को चार्ज करने आए हैं, और आइए एकजुट होइए और एकजुट काम कीजिए और पार्टी को विजय बनाइए। मैं केवल मेरा मैग्नीज डाइऑक्साइड का रोल है, एक्सेलरेशन का रोल है। मैं प्रभारी मंत्री केवल यहाँ के विधायकों को मजबूत करने आया हूं, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस गोपेश्वर से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत को बदलो, आप सब मिलेंगे, हम सब एकजुट होंगे तो हम सूरत को बदलेंगे। देखिए मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी है, जरा मुट्ठी बनाइए, जरा मुट्ठी, और धीरे से इसको खोलिए जैसे करके, ये कमल बन गया। इसी उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 56 संक्रमित नए मामले सामने आए हैं और वहीं गुरुवार को 2 मरीजों की मौत भी हो गई है, जबकि 48 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 649 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 24,759 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 4 जिलों बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और ऊधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है, जबकि अल्मोड़ा में 6, चमोली में और चंपावत में 1-1, देहरादून में 18, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 9, पिथौरागढ़ में 10 और टिहरे में 3 और उत्तरकाशी में 6 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,629 हो गई है और इनमें से 3,27,606 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,07,359 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने सरकार को 10 सुझाव भी दिए हैं और इस संबंध में एसडीसी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा गया है। एसडीसी फाउंडेशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सामने आई समस्याओं को देखते हुए तीसरी लहर को रोकने के लिए 10 बिंदुओं पर काम करने की जरूरत है। फाउंडेशन का सुझाव है कि कोविड टेस्टिंग के लिए प्राइवेट लैब के साथ सामंजस्य बनाया जाए। टेस्ट करवाने वाले हर व्यक्ति को रिपोर्ट का इंतजार किए बिना कोविड किट उपलब्ध कराई जाए। तो उत्तराखंड के चुनाव नजदीक हैं और सियासी समीकरण साधने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी पहाड़ी राज्य में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। मुफ्त बिजली के वादे के बाद अब पार्टी ने संकेत दिए हैं कि उनकी तरफ से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए हैं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सिसोदिया ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अलग-अलग यात्राओं में मैं उत्तराखंड में लगातार पिछले 8-10 महीने से आ रहा हूँ और इन सब पे काफ़ी विस्तार से भी चर्चा हुई है। मैंने चुनौती भी दी थी उत्तराखंड के मंत्री जी को, जब उन्होंने दिल्ली के बारे में सवाल किए थे तो मैंने कहा दिल्ली आ जाए, मैं दिखाऊंगा, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने इससे भी भागे। वो पलायन, बेरोजगारी, उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का ना होना है। बेरोजगारी का कारण भी यही कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। काम चलाओ शिक्षा अगर मिल भी रही है तो काम चलाओ मिल रही है। जिस दिन अच्छी शिक्षा मिलेगी, यहीं के लोग ऐसा रोजगार क्रिएट करेंगे कि दूसरे राज्यों से। मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे।
जिनका निकनेम था जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं। पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूं। इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमने एक बार लगा दी कि कोई भी करप्ट, कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। अभी तक आम आदमी पार्टी वो वॉशिंग मशीन इजाद नहीं कर पाई है जिसमें एक तरफ से भ्रष्टाचारी को डालो और दूसरी तरफ से साफ आदमी निकलता है। ऐसी वॉशिंग मशीन केवल भारतीय जनता पार्टी की। भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोटियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं आज आप सब पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे सवाल को जनता तक पहुंचाएं ताकि जनता अपने दिल से इसका जवाब दे सके कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। यही सवाल रखने में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था। मैंने थोड़े से लोगों से पूछा था, जवाब बहुत पॉजिटिव था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये सवाल जनता तक पहुंचेगा तो जनता के बीच से जवाब भी आएगा, और जनता के बीच से जवाब तो हमें पड़ा है। पूरा भरोसा है कि जनता भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने वाले की जगह एक ईमानदार। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या है अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुन के उनको मौका दिया, तो केजरीवाल जी की सरकार ने जो देश के सामने मॉडल रखा, जिसमें एक तो बिजली का ही काम है सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से लोग चर्चा करते हैं, यहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खराब है। आज यहाँ की शिक्षा अच्छी ना होने के कारण ही लोगों का। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर राजनीति तेज हो गई है, और जिसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल उत्तराखंड की जनता को झूठे सपने दिखा रहे हैं, जो सच करना है उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के साथ छल और फरेब की राजनीति करते हैं और कभी न पूरे होने वाले झूठे वादे करते हैं, जो कि उनकी आदत में शुमार हो चुका है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोग लुभावने वादे करते हुए बेरोजगारी भत्ता कार्ड वितरित किए थे, उसी तरह अब आप नेता के द्वारा गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। आप नेताओं के उत्तराखंड दौरे हवाई साबित होंगे। हमेशा खड़ी उतरती है। भाजपा ने जो बोला वो किया है और झूठे वादे भाजपा नहीं करती है। केजरीवाल तो 100 झूठा का एक झूठा व्यक्ति है, उनको के बारे में तो कुछ कहना। और उत्तराखंड में आकर के लोग उनको आज उनका मजाक ही तो उपास तो उड़ा रहे हैं केजरीवाल जी का। जो ये अभी से उन्होंने कार्ड बांटने शुरू कर दिए हैं, जैसे उनकी सरकार आ गई होगी, जैसे बिल आ गए होंगे, उनका कार्ड पैसे दे देगा, तो ये लोगों को मूर्ख बना। जैसे माननीय हरीश रावत जी ने पिछली बार कार्ड बांटे थे स्वास्थ्य के लिए, वो किसी काम के नहीं थे। तो इसलिए ये झूठी बातों में जनता नहीं आने वाली है। और केजरीवाल को तो लोग वैसे ही समझ गए हैं कि उनको सिवाय लोगों को मूर्ख बनाने के और कोई काम नहीं आता है उनको। हरीश रावत जी हमारे बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि दिल्ली प्रदेश में चूंकि टैक्सीज बहुत मिलते हैं, बहुत इनकम है वहाँ, तो उनके जैसा प्रदेश हो तो हम 500 यूनिट बिजली फ्री कर सकते हैं। हरीश रावत जी ने कोई झूठ नहीं बोला, सच बात बोली है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो कर दिया है, वो वायदा नहीं कर रहे हैं उन्होंने, बगैर हमारे उसमें था भी नहीं, हमने फिर भी उसको कर दिया है कि 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट तक आधा पैसा, वो सब कर दिया है। उसमें और क्या कर सकते हैं उसके लिए हमारी कमेटी बैठ करके तय कर रही है। इसलिए हम केजरीवाल जी की बात को बहुत गंभीरता से यहाँ कोई भी इस प्रदेश में नहीं लेने वाला है। केजरीवाल जी गिरगिट नहीं होता, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं। जब कोविड आया था और कोविड में वो जिन गरीब जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनको उनके वो सिसोदिया साहब बैठ करके सबको लेकर के इकट्ठा कर बॉर्डर पर छोड़े उत्तर प्रदेश में। ये तो ये कर्म जानते हैं कि इनको खाना खिलाना पड़ेगा, इनको राशन पैसा देना पड़ेगा। उन्हीं गरीबों की को जरूरत थी उससे, वो मोदी के सिर मर दिए उन्होंने। तो
देहरादून के जिलाधिकारी की कुर्सी संभालने के बाद से ही डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं को सुन भी रहे हैं। और इसी कड़ी में आज वो औचक निरीक्षण पर निकले और डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार का आज एक और औचक निरीक्षण रहा। बता दें कि डीएम आर राजेश कुमार आज राजधानी की मलिन बस्तियों में पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर जाकर मलिन बस्तियों का हाल जाना। मौके पर अव्यवस्थाओं को देखकर डीएम ने फौरन संबंधित अधिकारी को के एचओडी को फोन किया और मलिन बस्ती में हो रही समस्याओं को निराकरण के लिए उन्हें निर्देशित किया। हुई है और इस वजह से जो है जो नदी तट पर जो लोग बसे हुए हैं, काफ़ी जो झुग्गी झोपड़ियाँ वगैरह हैं, तो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो इसी का जायज़ा लेने के लिए मैं आज यहाँ पे आया था और यहाँ पे मौखिक रूप से मैंने पाया है कि काफ़ी यहाँ पे कचरा कूड़ा वगैरह जमा है और जो नदी का जो नेचुरल फ्लो है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो साफ़ सफाई इत्यादि के निर्देश दिए और ये बताया है कि एक रेगुलर प्रोसेस स्ट्रीमलाइन तरीके से जो है क्लीनिंग का प्रोसेस होना चाहिए, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि हर बार आता है, हर बार हम फेस करते हैं और जब लास्ट मोमेंट में पानी का लेवल बढ़ जाता है तब हम फिर एक्शन मोड में आते हैं। तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम लोग जो है पहले से ही जब भी कचरा मलबा वगैरह इकट्ठा होता है एक रेगुलर प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग होना चाहिए, 3 दिन में, 2 दिन में, ताकि चीज़ें जो है सिस्टमाइज्ड हो जाए। इसी संबंध में मैंने फिर इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन को भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और होपफुली मैं भी आके देखूंगा, दोबारा आके देखूंगा, होपफुली ये चीज़ें यहाँ पे सुधार होंगी। बाकी यहाँ पे स्थिति लोगों की मैंने देखी है और एक हम कोशिश करेंगे कि एक मास्टर प्लान बनाएं हम, जिसमें रिहेबिलिटेशन इत्यादि की बात करें, बट वो लॉन्ग टर्म में है। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली उनको राहत पहुंचाने के लिए क्लीनिंग इत्यादि का प्रोसेस। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी है। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूर्ति तक आंदोलन जारी रहेगा। रुड़की में रैली निकालकर सफाई कर्मचारियों ने विरोध दर्ज कराया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने धरना दिया। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ 11 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया है और उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, आप जैसे सुबह उनकी मांगे भी देखी होंगी आपने, जितनी भी उनकी 11 सूत्री मांगे हैं वो सारी राज्य स्तरीय है, शासन स्तर पर उस पर बातचीत चल भी रही है जैसी मेरी जानकारी है। और एक संयुक्त रूप से 2-3 यूनियन जो हैं, 3-4 यूनियन, उन सब ने संयुक्त रूप से वो मांगे रखी हैं और हमारे स्तर पर उसमें कुछ संभावना अपेक्षित भी नहीं है, ये उनको भी मालूम है, उन लोगों को भी। और फिलहाल ये है कि आज की जैसे व्यवस्था हमें चलानी थी अपनी, तो व्यवस्था के लिए हमने ये रखा है कि लगभग 650 कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, है ना, फील्ड पर, और उसमें से लगभग जो देवभूमि जो एसोसिएशन है उनके लगभग 150 के आसपास कर्मचारी हैं। तो बाकी सब ने लगभग काम किया ही है अपने आप में। और अच्छी बात यह कि फ़िलहाल हमारे पास नाला गैंग भी काम कर रही है, जो कि एक तात्कालिक व्यवस्था होती है। तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उन लोगों के माध्यम से काम भी मौके पर करा लिया है, ताकि व्यवस्था भी चलती रहे और जो उन लोगों की मांग है वो शासन स्तर से शायद जल्दी ही सुलझ जाएंगी। मिनिमम वेजेस को लेकर पहले से आप ये देखिए, ये प्रदेश व्यापी प्रोटेस्ट है और नगर निगम रुड़की के स्तर पर तो वो भी संतुष्ट थे और कर्मचारी भी संतुष्ट हैं कि जब भी मिनिमम वेज जो भी लॉन्च होता है उसको हम सबसे पहले हम ही लागू करते हैं। उपाध्यक्ष जो नगर निगम रुड़की से संबंधित जितने प्रकरण थे वो सारे के सारे यहाँ से सॉल्व थे, उन्हें उनके द्वारा बता दिया गया। आज भी आप बात कर सकते हैं कर्मचारी यूनियन से, मैं भी अब उनके बीच में से ही होकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी नगर निगम रुड़की के स्तर पर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्योंकि प्रदेश व्यापी उनका एक आंदोलन है और उसमें वो अपनी भागीदारी कर रहे हैं, जो देवभूमि एसोसिएशन वाले हैं, और बाकी लोगों से हम वैकल्पिक व्यवस्था भी चला रहे हैं। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे दिखा देता हूँ, सैलरी आज ड्रॉ हो गई है उनकी जी, हो गई है। हाँ, उस पर जहाँ तक मेरी जानकारी कि शायद उसमें उच्च स्तर पर जो है बैठकें जारी हैं, वार्ता भी हो रही है और जल्दी समाधान निकलेगा। माना जाता है कि हम लोग जो है हिंदू धर्म के अग्रज कहे जाते हैं। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती ये कि जब हमने भगवान राम की रचना की है, रामायण की रचना की है, उसके बाद भी हमारे हाथ में
ये झाड़ू क्यों है, हमें हमारे बच्चों को कलम क्यों नहीं दी जाती है। जब हमारे सफाई कर्मचारियों को 8,000 रुपये मिलेंगे तो हम कहाँ से अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप यही देखिएगा 8,000 में किस इस इतनी महंगाई में क्या अपने परिवार का गुजर बसर हो सकता है, और खासतौर से कोरोना काल में। तो हमारी तो सरकार से यही निवेदन है, वो चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे अन्य सरकार हो, कि वो कम से आप लोग प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ पे रुड़की में प्रोटेस्ट हो रहा है, कब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारा जो अगर हमारी सरकारें मांगे नहीं मानी जाती तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 100% वाल्मीकि समाज का व्यक्ति उनका विरोध करेगा, सड़कों पर आकर विरोध करेगा। हमें कई बार सरकारों ने छला है, अब हम बिल्कुल इसमें शांति से बैठने। सफाई व्यवस्था आज ठप है, आप शहर में देख सकते हैं, सफाई कर्मचारी बहुत संख्या में है यहाँ, और हम शहर की व्यवस्था को ठप करा देंगे अगर कुछ अधिकारी और नेता और सरकार ये चाहती है कि हमारे सब्र का बांध टूटे। तो फिर उसके पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं, देहरादून से लेकर पहाड़ तक हमारी यूनियन ने पूरा धरना प्रदर्शन किया हुआ है। अगर यहाँ भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हर कितनी बार कह चुके हैं कि भाई 8,000 कब तक हम 8,000 में जिएंगे। सरकार तो कह रही है बढ़ा रहे, कुछ नहीं दे रहे। जब बात हमारी यहीं दबा दे तो हमें क्या पता भाई कौन दबावे। हमारी तो बात पहुँचाते नहीं वहाँ सरकार तक लोग, तो हमारी सरकार तक बात पहुँचनी चाहिए नहीं क्या भाई हम। अभी आपके सफाई योग के केंद्र से जो उपाध्यक्ष है वो आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था बबन जी ने, वो हमें नहीं पता भाई, नहीं दिया था। बबन सिंह जी का कहना था कि भाई वो तो यहाँ से संतुष्ट है, नगर निगम बहुत सही कर रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अधिकारियों ने बोला है कि बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, संतुष्ट। नहीं काम सही हो रहा मगर तनख्वाह नहीं बढ़ रही। हाँ जी, काम में कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 में हम कर क्या करेंगे आदमी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे अगली खबर का। कोरोना काल में सभी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया था और जिनसे ज्यादातर रेलगाड़ियां अभी तक नहीं चल पाई हैं, और जिसके कारण स्टेशन पर वेंडर का काम करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जो कुछ गाड़ियां चली भी हैं तो वह हफ्ते में 3 दिन लक्सर रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं, और उनमें भी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बाईपास निकल जाती हैं और वह स्टेशन तक नहीं पहुंचती हैं, जिससे वेंडरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सैकड़ों लोगों के सामने मुसीबत खड़ी है, और इस समस्या को लेकर आज कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मुलाकात की और वेंडरों की समस्या को उनके सामने रखा। यही सर, जैसे कि मान लो कोरोना काल में चलते हुए कुछ गाड़ियाँ कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई थी, और कोई गाड़ी, कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो हफ्ते में 2 हफ्ते में 30 से 34 दिन आती है, जिसके कारण हमें रोजी रोटी का बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि गाड़ी का स्टॉप बहुत कम है, थोड़ा गाड़ी का स्टॉप बढ़ाया जाए, जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो। यात्रियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जल्दबाजी सामान नहीं ले पाते, किसी के पैसे छूट जाते हैं तो किसी के पास हमारे भी चल जाते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो मेरी ये आपसे अपील है कि थोड़ा स्टॉप और बढ़ाया जाए। चलते हुए कुछ गाड़ी तो पहले बंद हो रखी थी, तो कुछ 2-3 गाड़ी चली भी, कुछ गाड़ी चली भी है, और जिस कारण वो वही कभी हफ्ते में कभी 2 हफ्ते में, इसी कारण रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चल रही है। बहुत मंदा चल रहा है और गाड़ी बहुत कम है अभी। पहले गाड़ी सारी चलती थी, अब गाड़ी हफ्ते में 3 ही दिन है, और 2 दिन तो गाड़ी आती नहीं, उस दिन तो गाड़ी बहुत ही कम होती है, तो बड़ी मुश्किल होती है। रोजी रोटी बड़ी घर की समस्या चल रही है आजकल काम करने में। मार्ग से निकाला जा रहा है, जिस कारण लक्सर के वेंडरों को और लक्सर के लोगों को बड़ी भारी प्रॉब्लम हो रही है। हमने अभी लक्सर के स्टेशन मास्टर से बात की है, लक्सर के स्टेशन अधीक्षक से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि आप अपना जो ज्ञापन पत्र है वो प्रेषित करें, और ये सब बड़े स्तर का मामला है, और जैसा भी ऊपर से रेल मंत्रालय का, रेलवे बोर्ड का आदेश होगा, उसके आदेश का पालन हम लोग करेंगे। तो मैं राजेश रस्तोगी, अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, जो लक्सर के और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी,
उनसे भी बात करूंगा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो माननीय रेल मंत्री को एक पत्र अपनी तरफ से भेजें। जरूरत पड़ेगी तो लक्सर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले वेंडरों को भी दिल्ली ले जाने का काम करूंगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जैसे जैसे कोरोना की हालत कमजोर होगी वैसे वैसे रेलवे की हालत मजबूत होगी। निश्चित रूप से जो बाईपास जाने वाली ट्रेनें हैं वो लक्सर स्टेशन पर आएंगी और किसी वजह से नहीं आएंगी तो मैं ये संकल्प भी लेता हूं बाईपास पर रेल का। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं पर मूसलाधार बारिश तो कहीं बादल फटने की बड़ी घटना सामने आ रही है और जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत ठीका नदी भी बारिश के कारण उफान पर चली जा रही है और जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि नदी के कटान के कारण नदी किनारे खड़ी सैकड़ों किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं ग्राम प्रधान नईम अहमद और जसपुर विधायक आदेश चौहान की माने तो पिछले 4 साल से किसान नदी के किनारे पिचिंग करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार को अवगत भी कराया, मगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कटान की वजह से हर साल किसानों की लाखों रुपए की फसल का नुकसान हो रहा है। विधायक ने कहा कि सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की फसलें बच सके। ये लगभग 4 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है तब से हमारी लगातार ग्राम पंचायत की तरफ से ये मांग चल रही है कि हमारी ठीका नदी के किनारे पिचिंग का कार्य कराया जाए, लेकिन ऐसी निष्क्रिय सरकार है कि किसानों की ज़मीनें कट गई, खड़ी गन्ने की फसलें जो है तबाह हो गई। पिछले कई साल से किसान लगातार अपना नुकसान लगातार सह रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू चल रही है और हमारा लगातार सरकार से यही मांग है कि किसानों के हित को देखते हुए जल्द से जल्द उनकी खेतों के साइड में पिचिंग का कार्य कराया जाए। पिछले 4 साल से लगभग 100 एकड़ जमीन कट गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया इस साल भी और पिछले सालों से भी कई लाख रुपए का नुकसान हमारे किसान भाई झेल रहे हैं, लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मंशा है, किसान को बर्बाद करने की है क्या है, बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। और मुझे वहाँ आश्वासन मिला उसमें पिचिंग नहीं लगी और हमारी सैकड़ों एकड़ ज़मीन हर बार नदियों में समा जाती है, लेकिन ये सरकार के कान पे जो कहते हैं ना जू नहीं रेंगती, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। हर बार इसका मुद्दा उठाया जाता है और वो कह रहे हैं कि हमने इसकी डीपीआर बना के भेज दी, विभाग का कहना है डीपीआर बना के भेज दी शासन को, लेकिन शासन से हमें पैसा नहीं मिला, इसलिए इसमें कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन सरकार को किसानों की ज़मीन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसान 8 महीने। पहाड़ों में बारिश से हालात अस्त व्यस्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले अधिकांश मोटर मार्ग बारिश और भूस्खलन से बंद पड़े हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जा रही है। विकासखंड जखोली के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले दर्जनों गांवों के बाजार मयाली में बारिश से जल भराव की स्थिति बनी हुई है और यहां सड़क किनारे नालियों का निर्माण न होने से दिक्कत आ रही है। 3 दिनों से मयाली देवल राजकीय महाविद्यालय जखोली मोटर मार्ग भी बंद पड़ा है और बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे पर भी गुरुवार को आवाजाही प्रभावित होती रही और सिरोपगढ़ और मेदिनीपुर में मलबा आने से हाईवे बाधित रहा। लगातार हो रही बारिश से जिले के 14 ब्रांच सड़कें भी बंद पड़ी हैं। वहीं केदारनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है, जिस कारण 5 दिनों से निर्माण कार्य भी बंद पड़े हैं। और बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोपगढ़ में मलबा आने के कारण कई बार बंद होता रहा, जबकि केदारनाथ हाईवे पर भी मेदनपुर में मलबा आने से आवाजाही बाधित रही। हालांकि एनएच की श्रीनगर और रुद्रप्रयाग डिवीजन ने दोनों हाईवे पर मलबा हटाकर घंटों बाद आवाजाही शुरू कराई। बारिश होने से हाईवे पर कई स्थानों पर दिन भर दिक्कतें होती रहीं। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले में लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग डिवीजन की 10 सड़कें बंद हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग ओखीमठ डिवीजन की 4 सड़कें बंद हैं और इन सभी सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सितारगंज को शक्ति फॉर्म अरविंद नगर वार्ड नंबर 7 और 8 में उत्तराखंड आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल के माध्यम से राशन बांटा गया।
क्षेत्रवासियों के चेहरों पर राशन लेने के बाद खुशी दिखाई दी। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने बताया कि हमारा रास्ता कच्चा है और हमारे घरों के अंदर तक पानी भर गया है। हमें आने जाने खाने पीने में बड़ी समस्या हो रही है। उत्तराखंड आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने नाव में बैठकर लोगों के घर घर तक जाकर मुआयना किया। बताया कि हम क्षेत्रवासियों की हर तरीके से मदद करेंगे। क्षेत्र के लोग हैं, इनके विपत्ति के समय में मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं इनका सेवक हूँ। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे अपने लोगों का दुख दर्द हरना है। ये दुख दर्द जो उनके साथ आज समस्या इनको पीड़ित है आज बाढ़ से, मैं अपने जो मेरी क्षमता थी उसके अनुसार राशन लेके इनके घरों में पहुँचा रहा हूँ। अगर किसी में कोई कमी रहेगी, कल के दिन किसी आदमी में कोई दिक्कत रहे, किसी को मेडिकल कोई दिक्कत रहेगी, कोई बीमारी की दिक्कत रहेगी, राशन की दिक्कत रहेगी, तो हर समय मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ के प्रशासन से कि जिन लोगों को आज रोड की कमी से, यहाँ पानी की निकासी की कमी से जो लोग डूबे हैं, सबसे पहले शासन इस तरफ जो है अपना ध्यान आकर्षित करे कि इन लोगों को जो बड़ा नाला खुलवाना था और नाला खुलवा के पानी अगर वहाँ निकल जाएगा तो ये लोग कभी भी पानी में नहीं डूबेंगे, तथा ये रोड अगर बन जाएगी तो इन लोगों का आवागमन सुचारू हो जाएगा। कीचड़ है, 40-50 परिवार है जिन लोगों को आज इस भारत के सारे लक्ष्य से इस पानी ने काट दिया है। बागेश्वर बैजनाथ वन रेंज के अंतर्गत खोली गांव में एक गुलदार मृत में मिला। गांव में गुलदार को देखकर ग्रामीण पहले तो दहशत में आ गए, लेकिन जब काफी देर तक उसने कोई हलचल नहीं की तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय ले गए। ग्रामीणों को सूचना दी गई कि गुलदार मृत वहाँ पर है, तो मौके से गुलदार को उठाकर एक परिसर में लाया गया और मौका मुआयना किया गया वहाँ का, और इसके उपरांत केस पंजीकृत कर दिया गया है। और जो गुलदार है उसकी उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष है और नर गुलदार है। तो केस पंजीकृत करने के बाद अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसके उपरांत ही उसका मरने का कारण, एग्जैक्ट कारण ज्ञात हो पाएगा। और हम सारे पहलू ओपन करके रखे हुए हैं, किस चाहे वो हो सकता है कि मारने से मरा हो, जहर से मरा हो, सारे हमने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। तो जांच के उपरांत जो भी आता है किस कारण से मरा उसके अनुसार फिर। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।